अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये जितने भी ग्रेजुएशंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने समझना है कि थीसिस किस तरीके से बनाई जाती है और साथ ही साथ ये साइनॉप्सिस का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली चीज़ कि आप आइदर लॉ डिपार्टमेंट में हैं, आइदर किसी भी और डिपार्टमेंट में हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें, लास्ट सेमेस्टर में आने के बाद सबसे पहला स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हम थीसिस बनाएं किस टॉपिक पर। आखिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे हटके हो, सबसे यूनिक हो, वाव शेप में आए, कि जब एक टीचर एक लेक्चरर उसको पढ़ने बैठे तो वो कहे कि ऐसा टॉपिक, ऐसी ड्राफ्टिंग तो हमने कभी पहले देखी ही नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम जो है टॉपिक चूज़ करना भी सिखाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हम जो है एक ड्राफ्टिंग पैटर्न भी चेक करेंगे कि किस तरीके से थीसिस या साइनॉप्सिस बनाई जाती है। अब सबसे पहले हम समझना क्या चाहते हैं कि थीसिस क्या होती है और साइनॉप्सिस क्या होती है। देखें, आप सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि थीसिस में और साइनॉप्सिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? क्योंकि जो थीसिस है इसी का एक पार्ट आपका साइनॉप्सिस है। जब आपका थीसिस सबमिट करवाने का टाइम आता है तो थीसिस सबमिट करवाने के टाइम से पहले, कुछ ही मंथ्स पहले, आपके लेक्चरर, आपके सुपरवाइज़र आपको ये गाइडेंस देते हैं कि आप हमें अपनी साइनॉप्सिस जमा करवाएं। साइनॉप्सिस क्या होती है? साइनॉप्सिस बेसिकली होती है एक किस्म की आपकी आउटलाइन, किसकी? आपकी थीसिस के रिसर्च की। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आपने एक टॉपिक चूज़ किया, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक चूज़ कर लिया इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अब मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं लॉ के टॉपिक को चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉ का स्टूडेंट लॉ के टॉपिक को ही चूज़ करेगा। ठीक है, अब जो आइडियाज़ जो हमारे पास, जैसे कि अगर कोई मुझसे सजेशन लेना चाहे कि सर टॉपिक कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँगा जो बहुत ही ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़ा सा हटके हैं, जिन पर अगर रिसर्च की जाए तो अच्छा खासा मटेरियल कलेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने थीसिस बनानी है किस टॉपिक पर? इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट पर, या हायरार्की। अब इसको थोड़ा यूनिक नेम देना है तो हमने लिखा हायरार्की ऑफ इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अब जब हमने पेपर के टाइम पर हमने क्या करना है, हमने इसकी थीसिस सबमिट करवानी है। अब मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं 50 में से हो सकता है कि आप ही का ये टॉपिक किसी और ने सेलेक्ट किया हो, आप ही का ये टॉपिक किसी और ने चूज़ किया हो, तो देखें आपकी सारी की सारी रिसर्च ज़ाया चली जाएगी। क्यों ज़ाया चली जाएगी? क्योंकि एंड टाइम पे अगर आप ये कहेंगे सर मेरा टॉपिक ये है, और वो भी आके कह दे सर मेरा टॉपिक ये है, और सर उसको कह दे कि ठीक है बेटा आप ये टॉपिक चूज़ करें, आप कोई और चूज़ करें, आप कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हैं, आप कोई और चूज़ करें, तो देखें आपका इतना टाइम 1 से 1.5 महीना जो लगा आपकी रिसर्च वर्क में, वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। साइनॉप्सिस क्या होती है? साइनॉप्सिस में आपने आउटलाइन देनी होती है कि सर मैं जो है ये टॉपिक चूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर मैं अपनी ये रिसर्च के अंदर ये जो है आउटलाइंस मेरी हैं जिसके थ्रू मैं जो है रिसर्च करने जा रहा हूँ। अगर आपका सुपरवाइज़र, अगर आपका लेक्चरर ये कहता है ठीक है बेटा क्लास के अंदर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने ये टॉपिक चूज़ किया है, आप ही ये टॉपिक चूज़ करें, ठीक है, तो हम आपको जो है क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि आप ये टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। अब जब ये टॉपिक चूज़ हो गया, साइनॉप्सिस आपने जमा करवा ली, तो आपके बाद आने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर ये सेम टॉपिक लेके आता है ऑफिस के अंदर सुपरवाइज़र के पास या फिर लेक्चरर के पास, तो वो उसे डिनाई कर देगा कि हम आपका ये टॉपिक नहीं ले सकते। अंडरस्टैंड? यहाँ तक हो गई ये चीज़ क्लियर? तो साइनॉप्सिस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो भी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर क्या आप थीसिस बनवा सकते हैं या नहीं। देखें, मैं आपको सिंपल ये कहूँगा कि अगर आपको थीसिस समझ में ही नहीं आ रही कि सर थीसिस बहुत ही हार्ड वर्क है, क्योंकि इसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, नियर अबाउट कोई 7000 वर्ड्स होते हैं, जो कि 60 to 70 पेजेस बन जाते हैं। ठीक है, अब इतने वर्ड्स नए लेके आना, कॉपी पेस्ट भी ना करना, तो सर ये थोड़ा हटके हो जाता है, हमसे ये काम नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, 0311 300
8887 ये ऑफिशियल नंबर है। इस ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है थीसिस भी बनवा सकते हैं, पीडीएफ में या फिर हार्ड कॉपी में, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे थीसिस से पहले साइनॉप्सिस की, तो मिसाल के तौर पे हमने टॉपिक क्या चूज़ किया, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। तो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट टॉपिक हमने चूज़ कर लिया, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी साइनॉप्सिस बनानी है। अच्छा, अगर लॉ से हट के कोई और स्टूडेंट है तो वो क्या करेगा, वो कोई भी जर्नल टॉपिक चूज़ कर सकता है या अपने फील्ड से रिलेटेड कोई टॉपिक चूज़ कर सकता है। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है लेकिन उसको लॉ में से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं समझ में आ रहा है जिसके अंदर इतना ज़्यादा मटेरियल मिल सके, तो वो कोई भी करंट सिचुएशन पे कोई भी ऐसा टॉपिक चूज़ कर सकता है। ठीक है, अब इसकी साइनॉप्सिस क्या है, मिसाल के तौर पे इसकी साइनॉप्सिस है सबसे पहले प्रीएम्बल। ठीक है, फिर इसकी साइनॉप्सिस के अंदर हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है ऑब्जेक्ट एंड स्प्लिट। ऑब्जेक्ट एंड स्प्लिट आ गया। फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्कोप। ठीक है, फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है पर्पस। ठीक है, फिर हमारे पास टॉपिक क्या आ जाता है, इलीगल और फोर्सिबल डिस्पोजेशन। फोर्सिबल डिस्पोजेशन। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑपरेशन, और फिर आ जाता है लैंड ग्रैबर्स, और फिर क्या आ गया, फिर आ गया हमारे पास इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में आप लिख सकते हैं कंक्लूजन। ठीक है, अब ये मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इस आउटलाइन को बढ़ा भी सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई आउटलाइन, या फिर इसको आप नाम दे दें साइनॉप्सिस का। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइनॉप्सिस कहते हैं। अब देखें, साइनॉप्सिस का मतलब ये नहीं है कि आपने एक पेज उठाया, उस पेज पे सारे टॉपिक्स, ये सारी आउटलाइन लिखी, और आउटलाइन लिखने के बाद आप जाके अपने सुपरवाइज़र को दे दें कि सर हमने ये टॉपिक चूज़ किया। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पेज पे क्या करना है, फर्स्ट पेज पे आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने क्या किया, आपने अपने बारे में बताया कि आप कौन है, आपका रोल नंबर क्या है, क्लास का रोल नंबर क्या है, एग्जामिनेशन नंबर क्या है, और फिर कॉलेज का नाम, ये सारी खूब फर्स्ट पेज पे आती है। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे क्या देंगे आप, सेकंड पेज पे आपने दे दिया इसी टॉपिक का रेफरेंस या फिर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक पे आप जो है किसी को अगर डेडिकेशन देना चाहते हैं, थर्ड पेज पे आपने क्या कर दिया, डेडिकेशन, यानी कि आप किसी को ये टॉपिक डेडिकेट कर रहे हैं कि मैं जो है ये टॉपिक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें इस शख्स से इंस्पायर हूँ या XYZ। ठीक है, फिर आपने ये 3 पेज लिखने के बाद फोर्थ पेज पे आप जो है आप बड़ा सा लिख दें कि आपका टॉपिक क्या है, आपने टॉपिक्स कौन सा चूज़ किया है। ठीक है, और टॉपिक लिखने के बाद फिर जब आप 5 या 6 पेज पे आते हैं तो फिर उस पे आप जो है इसको अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ ये आप जो है अपना जो भी आपका साइनॉप्सिस है उस साइनॉप्सिस को लिखना शुरू कर दें। देखें, ये यहाँ पर अगर 10 टॉपिक हैं तो आप अगर लिखने बैठेंगे तो 15 से 20 टॉपिक भी हो सकते हैं, आउटलाइन बन सकती है। अंडरस्टैंड, तो ये होता है एक साइनॉप्सिस बनाने का पैटर्न। अंडरस्टैंड, अब यहाँ तक हुई ये चीज़ क्लियर। अब दूसरी बात, ये स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कोई टॉपिक सजेस्ट कर दें। देखिए, लॉ से रिलेटेड तो मैं टॉपिक सजेस्ट कर सकता हूँ, और लॉ के साथ साथ मैं आपको कोई करंट सिचुएशन पे भी बता दूंगा कि जिस पर शायद किसी और ने ना बनाए हों। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, सबसे पहला हमने टॉपिक चूज़ किया हायरार्की ऑफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। फिर हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं जो कि हमारे पास है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज भी मिल जाएंगे, इसके ऊपर आपको इंटरप्रिटेशन भी अच्छी खासी मिल जाएगी। FIR पर 154 जो कि CRPC है, इसके ऊपर आपको अच्छी खासी इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। इसके ऊपर पूरी की पूरी बुक है। देखें, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी बुक है। अगर इसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपके 70 तो क्या आप 200 पेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉपी पेस्ट का स्टूडेंट कह रहे थे। देखें, कॉपी पेस्ट का मतलब ये आपने नेट से कॉपी नहीं करना, किसी सीनियर की इसी टॉपिक पे अगर रिसर्च बनी वो सारी की सारी उठा के नहीं कर दी। ठीक, सिंपली बुक्स उठाएं कलेक्टिवली, उसको कंपाइल करना सीख लें।
कि किस तरीके से डिफरेंट बुक्स उठाएं, उसकी इंटरप्रिटेशन उठाई, डिफरेंट केस लॉज उठाए और हमने उसको क्या कर दिया, जोड़ लिया। ये होती है सिंपल थीसिस। अच्छा, फिर थर्ड टॉपिक आप जो है चूज़ करें कौन सा, डिमांड का। फिर आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, और जो हमारे पास आजकल कल्चर चल रहा है, कल्चर है सिंध के अंदर, जिसको हम हॉनर किलिंग कहते हैं, हॉनर किलिंग, गैरत के नाम पर जो लोग अक्सर अपनी जो है सिस्टर्स या बेटियों को मार देते हैं, हॉनर किलिंग एंड राइट टू लिव कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं ना, एंड राइट टू लिव। फिर उसके बाद क्या कर, कोई और टॉपिक अगर सजेस्ट करूं मैं तो जिस तरीके से हमारे पास है इन कैमरा प्रोसीडिंग, ठीक है। और अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए कि कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि करंट सिचुएशन बेस्ड हो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो कि सबसे हटके हो, सब तो लॉ पे कर रहे हैं तो हम क्यों ना लॉ से हटके कोई किसी ऐसे टॉपिक पे जाएं जो कि हर किसी को समझ में भी आ सके। तो उसके लिए आप उठाएं करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। या फिर आप उठा लें इलेक्शन लॉज के ऊपर। अगर इलेक्शन लॉज के ऊपर आप उठाएंगे तो आप यूँ कर सकते हैं कि इसको भी यूँ दे दें, करंट सिचुएशन ऑफ इलेक्शन इन पाकिस्तान, ठीक है। या फिर आप अगर किसी और टॉपिक पे उठाना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक हो जो कि हट के हो, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि सिविल पे अगर आप आ जाएं, रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का टॉपिक उठा लें। या फिर आप जो है रेस सब जुडिस का टॉपिक भी उठा सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे आ जाएं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आप जो है मिसाल के तौर पे कोई ऐसा टॉपिक उठा लें जिस तरीके से हमारे पास एक आ जाता है ऑस्टेंसिबल ऑनर, जिसका सेक्शन नंबर 41 है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसका है, रेस सब जुडिस का सेक्शन 10। अच्छा, इससे हट के फिर अगर आप जो है कोई भी देखें, सिविल लॉ के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। अब मैं एक टॉपिक या दो टॉपिक तो ऐसे नहीं बना सकता ना जो कि आपने कभी सुने ही ना हो। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपने आपने खुद से चूज़ करने हैं, क्योंकि रिसर्च आपने खुद करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई अगर टॉपिक आप उठाना चाहें जो कि थोड़ा सा हटके हो, तो फिर आप यूँ उठा सकते हैं कि आर्बिट्रेशन लॉज इन पाकिस्तान, ठीक है। और इसी तरीके से और भी कई ज़्यादा टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे अगर आप किसी भी, सबसे पहले तो आप ये चूज़ करें आपने टॉपिक उठाना कौन सा, क्रिमिनल लॉ का या सिविल लॉ का। फिर आप ये चूज़ करें कि आपने उसका अगर क्रिमिनल लॉ का उठाना है तो उसमें आपने प्रोसीजरल में से उठाना है या फिर सब्सटेंटिव पार्ट में से उठाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने फिर टॉपिक चूज़ सेलेक्ट करना शुरू कर देना है। फिर एक टॉपिक उठाएं, साइनॉप्सिस बनाना सिखा ली मैंने। अब आप क्या करें, अब आप स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि थीसिस को किस तरीके से कंपाइल किया जाए। जब आप बात करेंगे किस चीज़ की कि थीसिस किस तरीके से बनेगी, इसको स्टार्ट किस तरीके से किया जाएगा, जब हम बात कर रहे हैं किस अब हम आ गए, साइनॉप्सिस एंड हो गया, साइनॉप्सिस आपको बनाने आ गए। अब हम बात करें किसकी, थीसिस की, जो कि कितने वर्ड्स पर होगी, 7000 वर्ड्स पर, या मे बी 6500 वर्ड्स पर, ठीक है। तो ये नियर अबाउट कोई बन जाएंगे आपके 70 to 75 पेजेस। अब इन 70 to 75 पेजेस के अंदर आपने करना क्या है, आपने किस तरीके से इसको लिखना है, इसका पैटर्न क्या होगा, इसको बॉर्डर लाइन कौन सी देनी है, और साथ ही साथ इस के पेजेस के अंदर किस तरीके से बेहतरी लेके आनी है। सबसे पहले प्रिंट आउट कराने के टाइम पे तो ये चीज़ याद रख लें, जो अच्छे से अच्छा पेपर हो वो यूज़ करना है।
जो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट पेपर यूज़ होता है, तो जो पेपर यूज़ होता है उसको आपने यूज़ करना। नॉर्मल पेपर जो यूज़ होता है उसको नहीं करना, अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला पेपर आपने यूज़ करना है प्रिंट आउट करवाने के टाइम पे। दूसरी बात, जो आपका फ्रंट पेज होगा वो इतना अट्रैक्टिव हो कि देखने वाला सबसे पहले उस पे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए कि यार इसने अंदर से बहुत ही अच्छा लिखा हो। अंडरस्टैंड? फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अब आप आ जाएँ फर्स्ट पेज पे। जब आप आ गए फर्स्ट पेज पे, तो फर्स्ट पेज पे भी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद आप आएँगे किस पे, अपना रोल नंबर और नाम और जो आपका सीट नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई 2 से 3 पेजेस के अंदर। फिर आएगा क्या, फिर आ जाएगा आपका एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट सेंस, या फिर आप जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी कर रहे हैं, तो वो जो है किस क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है वो आपने बता दी। अंडरस्टैंड? फिर आप आ जाएंगे किस पे, फिर आप आ जाएंगे डेडिकेशन पे, और डेडिकेशन करने के बाद अब आप आएंगे साइनॉप्सिस पे। जब आप आ गए साइनॉप्सिस पे, तो 2 पेजेस पे तो आपकी आ गई आउटलाइन जो आप आगे चल के उसको बताने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड? अब जब आपने स्टार्ट कर लिया थीसिस का वर्क, जो कि स्टार्ट कौन से पेज से हो रहा है, कहने का मकसद सिंपल ही इतना है कि थीसिस को ही आप जो है कॉपी करें, ओ सॉरी साइनॉप्सिस को ही आप कॉपी करें और थीसिस के अंदर पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दिया, फिर जब आप देखेंगे तो आपके 10 टू 12 पेजेस तो यूं ही फिल हो गए, क्योंकि उसमें साइनॉप्सिस सारी की सारी आ गई। फिर अब आप थीसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल के अंदर आप अगर आपने इलीगल डिस्पर्शन एक्ट का टॉपिक चूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक मैं कह रहा हूँ वही चूज़ करें, आप खुद से भी कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको पैटर्न बता रहा हूँ। तो आपने क्या बताया, प्रियम्बल बताया जो कि है इसका, टू एक्ट कर्ब एक्टिविटीज़ ऑफ लैंड ग्रैबर्स, और फिर इसका जो भी प्रियम्बल है ये आपने बता दिया। और फिर उसका ऑब्जेक्ट पे अगर हम बात करेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका प्रियम्बल नियर अबाउट कोई 6 टू 7 पेजेस है, जिसके अंदर डिफरेंट केस लॉज आ जाएंगे, जिसके अंदर डिफरेंट जो है बहुत सारे ऐसी ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे इसके कि जो आपने पहले कभी ना पढ़े हो। अंडरस्टैंड? एक ही बुक में से नहीं उठाना, डिफरेंट कलेक्शन में से उठानी है। अगर सिविल लॉ का है तो आमिर रज़ा की बुक उठा लें, कानूनदान की बुक उठा लें, डिफरेंट बुक्स आप चूज़ कर लें। फिर आपने क्या करना है, फिर आप जब आएंगे इस पे, इसके डिफरेंट केस लॉज पे बात करेंगे, तो प्रियम्बल का जो बेसिक, प्रियम्बल के पीछे जो बेसिक इसका ऑब्जेक्ट है वो भी लिख लेना है। फिर उसके बाद जब हम आएंगे ऑब्जेक्ट पे, तो आपने इसका ऑब्जेक्ट बताना है कि इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी जो स्प्लिट है वो क्या है। अंडरस्टैंड? तो वो भी आपके 4 टू 5 पेजेस आप जो है ले जा सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो भी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, आप लिख क्या रहे हैं, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वाइवा के टाइम पे जो थीसिस है, इसी में से वाइवा होता है ना, तो वो कैसे होता है वो भी बता देता हूँ। खैर, इसको इसी पैटर्न में अगर आप फॉलो करते आएंगे, जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया है, इसी पैटर्न में अगर आप फॉलो करते आएंगे, तो इस तरीके से अच्छा खासा मटेरियल आपका कलेक्ट हो जाएगा और आप जो है 7000 से भी अबव वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी थीसिस बन गई, थीसिस बनने के बाद अब आपका टाइम आएगा पेपर के बाद वाइवा वाइस। ये वाइवा क्या है? ठीक है, वाइवा का मतलब ये होता है कि जो आपने थीसिस बनाई है, वो थीसिस आपने जिस टॉपिक पे बनाई है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे रेज़ किया जा सकता है। जो आपका सब्जेक्ट टीचर है वो बैठा होगा, यूनिवर्सिटी का कोई भी इन्विजिलेटर बैठा होगा, और साथ ही साथ एक जो है प्रोफेसर बैठा होगा यूनिवर्सिटी का। नियर अबाउट कोई 3 से 4 बंदे बैठे होंगे पैनल के अंदर जो आपका वाइवा कंडक्ट करेंगे। अब वाइवा के अंदर जब आप जा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, सबसे पहले वेल ड्रेसअप होके जाएँ। दूसरी बात ये कि घबराना नहीं है, ये कोई आपका इंटरव्यू नहीं है कि जिसके अंदर आपने अगर थोड़ा बहुत घबराए या तो आप फेल हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट वाइवा का मतलब ये होता है जो आपने लिखा है, आपसे उसी में से सवाल पूछे जाने हैं कि भई आपने क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, कौन-सा पैटर्न यूज़ किया है और आपने ये टॉपिक किस तरीके से चूज़ किया और आपको ये आइडिया कहाँ से आया, ये सारी की सारी बातें। और अब आप ये बताएँ, इसका जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है काइंडली ये आप जो है थोड़ा बता दें इसका। ये नहीं कि आपने जो पूरा लिखा है वो आपसे पूरा का पूरा ही सुनना पसंद करेंगे, सारा का सारा बताओ। जस्ट आपको भावना होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस। दैट इज़ मोर देन इनफ। अंडरस्टैंड? तो इसके अंदर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरी बात ये कि एटलीस्ट आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो गए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो डेफ़िनेटली आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके मार्क्स मिलेंगे, थीसिस के मार्क्स मिल जाएँगे, वाइवा के मार्क्स कट हो जाएँगे। तो अगर वाइवा के मार्क्स भी कट हो गए तो आपकी जीपीए अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है? मैं नहीं कहता कि फ़ेल हो जाओगे,
लेकिन जीपीए अच्छी नहीं बनेगी। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या करना है, वाइवा के लिए प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट पहले किसी भी अपने क्लास टीचर को मॉक वाइवा दे देना है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में जो है प्रेजेंटेशन नहीं दी या किसी के सामने मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, तो आप 2 से 3 बार अपने किसी भी फ्रेंड के सामने या फिर जो है 3 से 4 पैनल बिठा के या टीचर को कहते हैं कि सर हम आप हमारा मॉक वाइवा लें। तो मॉक वाइवा के अंदर क्या होता है कि आपकी एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है थीसिस से रिगार्डिंग या फिर जो है साइनॉप्सिस से रिगार्डिंग, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।